वन में आपका स्वागत है। बेसिकली ये कोर्स 3 पार्ट्स में आने वाला है। ये कोर्स का पहला पार्ट है और बाकी के 2 पार्ट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे, जो कि बेसिक से थोड़े ऊपर के लेवल के होंगे। तो हम बेसिक उन लोगों के लिए कोर्स ये जो पहला कोर्स है, ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में, जिनको मिनिमम 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, जिनको मार्केट का बेसिक ही पता नहीं उनके लिए। तो एक्चुअली आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि मार्केट एक्चुअली में है क्या, और जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स कैसे बनते हैं, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए कोर्स शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, व्हाट इज शेयर एंड हाउ द वैल्यूएशन इज कैलकुलेटेड। तो बेसिकली शेयर्स होता क्या है। अब मान लो एक कंपनी है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, 100 रुपये की एक कंपनी है। तो कंपनी का ओनर क्या करता है, कंपनी की 50% वैल्यू अपने पास रख लेता है, 50% वैल्यू, और जो बाकी की 50% वैल्यू होती है, जो कि कंपनी की वैल्यू 100 रुपये पकड़ ली है हमने, तो 100 रुपये की वैल्यू में से 50 रुपये की वैल्यू वो खुद के पास 50% खुद के पास रख लेता है, और बाकी के जो 50% वैल्यू है उसको शेयर्स में डिवाइड करता है। जैसे कि अभी ये 50% वैल्यू को अगर वो डिवाइड करेगा एक रुपये से, तो 50 शेयर बनेंगे। ओनर जितना चाहे उतना वैल्यूएशन के शेयर्स बना सकता है। मतलब अगर ये 50 रुपये है तो 50 पैसे का भी शेयर बना सकता है, जो कि 50 पैसे का शेयर अगर पकड़ लेंगे तो 50 रुपये के हिसाब से 100 शेयर बनेंगे, 100 शेयर हो जाएंगे। उसी तरह से वो 10 पैसे, 20 पैसे या 50 रुपये का एक शेयर भी रख सकता है, जो कि लिक्विडिटी के हिसाब से शेयर की वैल्यूएशन बनाई जाती है। तो बेसिकली ये टॉपिक छोटा है, लेकिन समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो 50% वैल्यू ओनर खुद के पास रखता है, और 50% वैल्यू की वो डिवाइड करके शेयर बनाता है। मतलब इस 50% में वो डिवाइडेशन करके जितने चाहे उतने शेयर बनाता है, और वो आपके लिए ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, उनके जो शेयर्स है वो उनके 50% ओनर छोड़कर 50% वैल्यूएशन के हिस्सेदारी ही है। जो कि मतलब हम जो टाटा मोटर्स का शेयर्स अभी एग्जाम्पल के लिए 900 रुपये में है, तो वो उस कंपनी की कुछ परसेंट की हिस्सेदारी है। मतलब पॉइंट पॉइंट हो सकती है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन 900 रुपये अगर वैल्यूएशन पर शेयर रखी है, तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से उतने परसेंट में 0.00 समथिंग जो भी आएगा, उस हिसाब से वो वैल्यूएशन उसकी है। और कंपनी की वैल्यूएशन किस किस प्रकार से बढ़ती है, मतलब अभी हमने ये जो 50% शेयर्स है, ये हमने मान लिया कि ये जो शेयर्स है ये 1 रुपीज़ के हिसाब से 50 शेयर्स अगर किसी कंपनी ने शेयर मार्केट में IPO के थ्रू डाल दिए होंगे, तो हम कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने के बाद ही उनके प्राइस बढ़नी शुरू होती है। मतलब अगर 1 रुपये पे किसी ने अगर कंपनी के शेयर्स बनाकर अगर मार्केट में IPO के थ्रू
लाए होंगे, तो 1 रुपये का शेयर दूसरे दिन ही अगर 2 रुपये का हो गया, तो वो जो 50% वैल्यूएशन कंपनी का था, जो कि 50 रुपये था, वो अभी 100 रुपये हो गया। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो शेयर्स के बढ़ने पर बढ़ता है, और वैल्यूएशन के हिसाब से ही कंपनी को ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए, ये देखना पड़ता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है हमारा इंडेक्स। व्हाट इज़ इंडेक्स और व्हाट इज़ वेट ऑफ शेयर्स इन इंडेक्स। तो इंडेक्स बेसिकली शेयर्स का ग्रुप होता है, जो कि शेयर्स को मिलाकर उनकी एवरेज निकाल कर बनाया जाता है। जैसे कि अपना निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे प्रकार के जो इंडेक्स है, जो कि अलग अलग प्रकार के इंडेक्स है। तो हर इंडेक्स का कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है, कोई मिक्स इंडेक्स है। मतलब निफ्टी 50 जो है उसमें 50 जो कंपनियां हैं वो एक ही सेक्टर की कंपनियां नहीं है, अलग अलग सेक्टर की है। लेकिन उसी तरह बैंक निफ्टी में देखते हैं तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही मिलेगा, और निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा में फार्मा के शेयर्स, और आईटी में सिर्फ आईटी के शेयर्स ही मिलेंगे। कुछ इंडेक्स वेटेड होते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर के शेयर्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 बहुत वेटेड है। तो अभी ये निफ्टी 50 इंडेक्स समझ लो 50 कंपनीज़ का ग्रुप है ये। तो इसमें जो शेयर्स है, तो सबसे बड़ा शेयर्स जो जिन जिन शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उनको, मतलब मार्केट कैप जिस शेयर की ज़्यादा होती है उस शेयर को इंडेक्स में ज़्यादा वेट दिया गया होता है। मतलब वो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इंडेक्स में। जैसे कि रिलायंस की हिस्सेदारी निफ्टी 50 में इतनी है, HDFC बैंक की हिस्सेदारी इतनी है, तो उसी प्रकार सिप्ला हो गया, IOCL हो गया, या लुपिन हो गया, ये जो बाकी के शेयर्स है जो निफ्टी 50 में, उनकी हिस्सेदारी उनके मार्केट कैप के हिसाब से छोटी या किसी की बड़ी होती है। जैसे कि रिलायंस की हिस्सेदारी 30% है निफ्टी 50 में, और HDFC की 10% है। तो इन दोनों को मिलाकर ही 23%, 23% वैल्यूएशन वेट हो गया निफ्टी 50 का। बाकी के शेयर्स का किसी का 1%, किसी का 2%, इस तरह से पूरा निफ्टी 50 बनता है। और मार्केट के मूवमेंट के पीछे इन्हीं मेन शेयर्स का ज़्यादा रीज़न होता है, जो कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इनका वेट ज़्यादा होता है मार्केट में। तो इंडेक्स बेसिकली ग्रुप होता है, और इनमें जो शेयर्स है मार्केट कैप के हिसाब से उनका वेट इंडेक्स में होता है। तो अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बाद टाइप्स ऑफ इंडेक्स। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स में देखो, आईटी हो गया। अभी हमने बताया था कि सेक्टर वाइज इंडेक्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि निफ्टी आईटी जो है, ये जो निफ्टी आईटी है, तो इसमें सिर्फ आईटी के शेयर्स होंगे, और सेंसेक्स जो इसमें मिक्स शेयर होंगे, जिसमें सारे सेक्टर के शेयर मिक्स होंगे। बैंकिंग्स में सिर्फ बैंकिंग के शेयर होंगे, स्मॉल कैप में स्मॉल कैपिटल वाले शेयर्स होंगे, वैसे ही लार्ज कैप, मिड कैप भी इसी प्रकार से। टाइप्स ऑफ इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स के टाइप्स आते हैं, जो कि सेक्टर के वाइज डिवाइड किए गए। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपना मेन टॉपिक। एक सेकंड, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट में आपने देखा होगा आपके डीमेट अकाउंट में सेगमेंट एक्टिवेशन के लिए, जिसमें YFNO आपको एक्टिवेट किया करने के लिए बोलते हैं। तो सेगमेंट में कमोडिटी सेगमेंट आता है, जिसमें कमोडिटी ट्रेड किया जाता है। मतलब कमोडिटी में क्रूड ऑयल हो गया, अपना ऑल मेटल्स हो गए, ये कमोडिटी में आता है। इसका मार्केट अलग होता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो हम डेली ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसको लिवरेज ट्रेडिंग भी बोलते हैं। और इसका जो मार्केट है वो उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। मतलब NSE कंडक्ट करता है, लेकिन ये अलग ट्रेडिंग का अलग सेगमेंट हो गया। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जिस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनाया गया है NSE द्वारा। पहले ये नहीं हुआ करता था,
अभी इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि ज़्यादातर ट्रेड होता है। और इक्विटी में हम कैश में बाय कर सकते हैं, मतलब जो कि डायरेक्टली शेयर्स बाय और सेल करना, इंट्राडे हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सब इक्विटी सेगमेंट में आते हैं। तो ये मेनली 3 सेगमेंट है मार्केट में जो कि ज़्यादातर ट्रेड किए जाते हैं। और उसके बाद आता है करेंसी ट्रेड। करेंसी में सारी करेंसीज ट्रेड की जाती है। फॉरेक्स में अगर हमको अदर्स कंट्री की अगर करेंसी ट्रेड करनी है तो वो फॉरेक्स में आता है, उसका मार्केट ही अलग होता है। तो करेंसी ट्रेडिंग मेनली सिर्फ करेंसी के लिए, करेंसी में ऑप्शंस, करेंसी में भी ऑप्शन एंड फ्यूचर्स आते हैं। तो मेनली इसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का मेन रोल होता है, जो कि मार्केट ही डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। आपने देखा होगा हर चीज़ की डिमांड और सप्लाई होती है और उसी के हिसाब से उसका भाव बढ़ता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका भाव उनकी डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ पकड़ लो, राशन हो गया, सब्जी हो गई, या किसी भी प्रकार की चीज़ पकड़ लो, उसकी अगर डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो उसका भाव भी बढ़ता है, और उसकी डिमांड अगर घटती है तो उसको कम भाव में भी लेना पड़ता है। डिमांड एंड सप्लाई इस तरह से काम करती है। अभी मान लो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, ठीक है। तो हम टेक्निकल्स में बाद में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली समझा देता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कैसे काम करती है। तो अब देख लो, हम देखते हैं कि चार्ट्स में कोई भी शेयर्स हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी, उसकी कैंडल्स कुछ इस तरह से नीचे आती है, कुछ इस तरह से ऊपर जाती है, और कुछ इस तरह से ऐसे नीचे आती है, या कभी कभी अग्रेसिवली मतलब ऐसे चलने लगती है, किसी भी पॉइंट को तोड़कर, किसी भी पॉइंट को नीचे तोड़कर। तो ये जहाँ से मल्टीपल टाइम्स कैंडल्स रिवर्स होती है, मतलब मार्केट पलटता है, वो होता है डिमांड जोन। मतलब यहाँ पर लोग उस प्राइस पर डिमांडिंग होकर उसको खरीद रहे हैं, ये खरीदने का जोन है। इसीलिए यहाँ से मार्केट बार बार पलट रहा है, यहाँ पर डिमांड आ रही है। और ये है सप्लाई का जोन, जो कि यहाँ से बार बार मार्केट में सप्लाई आ रहा है। सप्लाई यानी कि उसको बेच दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट था, जो कि मार्केट में यही काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई के बिना मूवमेंट, किसी दिन आपने देखा होगा कि कुछ, या किसी स्टॉक में आपने देखा होगा कि कुछ मूवमेंट नहीं होती है, मतलब सालों से स्टॉक वहीं पर खड़ा होता है नीचे के रेट पर। तो जैसे कि येस बैंक हो गया, उसमें डिमांड ही नहीं है, उसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता, उसके लिए मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो शेयर्स वहीं पे रहेगा। डिमांड मतलब उसको जब डिमांड आएगी तब वो ऊपर बढ़ेगा, वहाँ से सप्लाई आएगा तो वो नीचे आएगा। तो ये जो सप्लाई जहाँ से आता है उसको हम रजिस्टेंस बोलते हैं मार्केट में, और डिमांड आती है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो डिमांड जोन अगर टूटता है, मतलब यहाँ से भी अगर इसको कोई खरीदना नहीं चाहता, तो ये भाव डिमांड जोन से मतलब सपोर्ट तोड़कर नीचे चला जाएगा। और रेजिस्टेंस इसी तरह, यहाँ पर भी अगर इसको कोई खरीदना चाहेगा, मतलब इसका भाव लोगों को लगता है कि बढ़ने वाला है और डिमांड आने वाली है, तो लोग यहाँ से भी बाय करते हैं, और ये रेजिस्टेंस इस तरह से ऐसे ब्रेक होकर चला जाता है, जिसे हम मार्केट की भाषा में टेक्निकल्स में ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट एक्चुअली इसी वजह से आता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कितने प्रकार के मार्केट है और कौन सा मार्केट कौन चलाता है। ओके, तो एनएसई जो है वो एनएसई और बीएसई जो है इनमें ये इक्विटी मार्केट है। मतलब एनएसई और बीएसई जो है इक्विटी मार्केट है, मतलब बीएसई पर कुछ शेयर्स ज़्यादा लिस्टेड है, मतलब करीबन 5 या 6 हज़ार शेयर्स बीएसई पर लिस्टेड है, और एनएसई पर 1800 या 1900 समथिंग शेयर्स लिस्टेड है। तो ये जो दो है वो मेन मार्केट है।
और उसके बाद MCX आता है, इसमें सिल्वर गोल्ड और जो कमोडिटी मार्केट मेनली ये हैंडल करता है। ठीक है, तो ये मेनली 3 ही मार्केट है जो कि ट्रेडेबल है। तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बाकी मिल ही जाएंगे बाहर, ये डिस्कस करने का कोई मेन पॉइंट नहीं है। तो उसके बाद आता है कैंडलस्टिक, जो कि सबसे मेन है। इस ग्रुप में हम सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, मतलब आपको मार्केट के सारे बेसिक्स, जो कि बिगिनर के लिए ही ये कोर्स है। जिनको मतलब अगर इससे ऊपर के लेवल के, मतलब जो 1 साल से ट्रेडिंग कर चुके हैं या जिन्होंने ये कोर्स ले लिया है, उसके बाद अगर उनको इससे भी ज़्यादा नॉलेज, मतलब इसके बाद इस कोर्स के बेसिस पर अगर उन्होंने मार्केट में काम कर लिया और उसके बाद उनको उस कोर्स की गरज पड़ेगी जो मैं सेकंड कोर्स बनाऊंगा। और जो थर्ड कोर्स होगा वो होगा बेसिकली प्रो के लिए, जिनको मतलब स्ट्रैटेजी चाहिए और जिनको मार्केट की ट्रिक्स चाहिए, जो कि मेरा सेटअप चाहिए, मतलब सेटअप वगैरह जो कि प्रो लेवल की बातें वो चाहिए, उनके लिए वो सेटअप होगा। क्योंकि अगर इसी कोर्स में अगर सब कुछ बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब इसी में इंफॉर्मेशन और इसी में अगर आपको प्रो लेवल का नॉलेज दे दिया तो आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। इसीलिए मैंने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब इस कोर्स के बेसिक्स पर आप कुछ महीने तक मार्केट में काम करिए और उसके बाद सेकंड कोर्स के बेसिस पर आपको एक पुश मिलेगा, जिसकी वजह से आप और आगे तक थोड़ा सा काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा कोर्स होगा वो आपको एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो कैंडल्स की बात करते हैं। कैंडल्स मेनली हज़ारों प्रकार की कैंडल्स मार्केट में बना के रखी है, जिनके अलग अलग नाम है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कैंडल का नाम याद रखूँ, कौन सी बन रही है, क्या है। तो लोग बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को अगर सिंपल भाषा में बता दिया जाए तो मेनली 3 ही प्रकार की कैंडल होती है। आप देख सकते हैं, आप कौन सी भी कैंडल उठा कर देखिए, आपको वो कैंडल्स, इन तीनों कैंडल्स का ही, इस 3 कैंडल में से किसी एक कैंडल का ही क्लोन दिखेगा, मतलब सेम दिखेगा कि यही कैंडल है। वो सिर्फ उसमें वीक कम ज़्यादा होगी और बॉडी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, बस। देखो इसमें ये है बियरिश कैंडल, ये सेकंड वाली बुलिश कैंडल, और ये जो फर्स्ट वाली है वो है, इस कैंडल को कलर्स के हिसाब से जज किया जाता है। मतलब अगर एक ग्रीन है तो ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन है, लॉन्ग बॉडी, इसको लॉन्ग बॉडी बोलते हैं। तो ये अगर ग्रीन होगी तो ही ये बुलिश होगी, और ये अगर रेड होगी तो ये बियरिश होगी। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी की 2 कैंडल्स है, ये वाली और ये वाली, तो इनका कलर्स मैटर नहीं करता है, इनकी बॉडी ही मैटर करती है। इनकी बॉडी के हिसाब से ही इसको जज किया जाता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इस कैंडल को छोड़ दीजिए, ये सिंपल है, ये ग्रीन, इसका कलर के हिसाब से अगर ग्रीन है तो बुलिश, बियरिश है, रेड है तो। ठीक है, तो सेकंड कैंडल देखते हैं। अगर किसी कैंडल की लो यानी कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ही उसकी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग ऊपर ही होती है। ग्रीन कैंडल मतलब नीचे ओपनिंग, ऊपर क्लोजिंग, और रेड कैंडल मतलब ऊपर ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग। ठीक है, तो अगर आपको, हाँ, तो इस कैंडल को जानते हैं। तो ये जो कैंडल है, इसका किसी भी कैंडल का हाई और लो देखिए, ये हो गया इसका कलर के हिसाब से। अगर इसका पकड़ लेते हैं, ये एक सिरा है, दूसरा सिरा है, तो इसके अगर 50% के ऊपर इसकी बॉडी होगी, ये 50% है इस कैंडल का, ये हाई है और ये लो है, ये हाई है और ये 50% है, तो ये कैंडल 50% के ऊपर बॉडी इसकी है, तो ये कैंडल बुलिश हो गई। ठीक है, इसको आप बुलिश मान सकते हैं। ये नीचे बने, ऊपर बने या कहीं पर भी बने, इसको आप बुलिश ही मान सकते हैं। उसी तरह से इस कैंडल को बेरिश बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एक सिरा और दूसरा सिरा, मतलब हाई लो
मार्क करो, उसके 50% के नीचे इसकी बॉडी है, नीचे। इसमें ऊपर थी, इसमें नीचे है। नीचे होने के कारण ये बेयरिश कैंडल बन चुकी है। तो ये कैंडल किसी भी कलर की हो, ये बियरिश ही होगी। अगर रेड होंगी तो ज़्यादा बियरिश होंगी, और अगर ग्रीन होगी तो कम बियरिश होगी। उसी तरह से ये अगर रेड होंगी तो ज़्यादा बुलिश नहीं होंगी, और ग्रीन होंगी तो ज़्यादा बुलिश होंगी। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ढेरों प्रकार की कैंडल्स है, यही कैंडल्स कभी कभी ध्यान से देखिए इसी तरह से बन जाती है। यहाँ पर वीक बड़ी होती है, तो ये जो वीक के हिसाब से इसका पता लगा सकते हैं कि ये कैंडल कितनी बुलिश है या कितनी बियरिश है। मतलब इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये कैंडल मैंने बनाई है यहाँ पर, ये कैंडल है यहाँ पर बनाई है। तो इसका जो वीक है ये बहुत बड़ा है। मतलब ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ से नीचे लाई गई, और यहाँ पर आकर उसको क्लोजिंग दी गई यहाँ पर। मतलब प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पर सप्लाई आया है यहाँ से। तो ये कैंडल ज़्यादा बियरिश हो गई। अगर यही कैंडल अगर छोटी छोटी वीक होगी तो वो उतनी बियरिश नहीं होंगी जितनी ये बियरिश होंगी। तो वीक के हिसाब से ही मार्केट में कैंडल का सेंटीमेंट हम जान सकते हैं। कैंडल्स को देखते वक्त ये ध्यान में रखिए कि कैंडल जितने मिनट की है, मार्केट में उतने मूवमेंट का जो डाटा है वो उस कैंडल में भरा गया होता है। मतलब 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल में 5 मिनट का डाटा उस कैंडल में वहाँ पर दिखाता है वो कैंडल। मतलब उसमें 5 मिनट का जो भी मूवमेंट हो गया होगा वो उस कैंडल में आ गया है। तो इस प्रकार से कैंडल को समझिए। मतलब ऐसे नहीं कि नाम से ही बस मतलब ये नाम है तो ये कैंडल है, ऐसा है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल्स कभी समझ में नहीं आएंगी और आप ट्रैप होते जाएंगे। आपको कैंडल की सेंटिमेंट पहचाननी आनी चाहिए, जो कि मतलब आपको कैंडल्स को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कैंडल्स क्या बोलना चाहती है। मतलब ये कैंडल, इस कैंडल में देखिए यहाँ पर कैंडल ये ओपन हो गई, और यहाँ पर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन देखिए यहाँ से प्राइस को यहाँ 50% के नीचे, इस कैंडल के ओपनिंग से क्लोज लो तक, ये हाई है, ये लो है, तो इसके बीच से भी 50% से भी नीचे लाकर बॉडी को क्लोज किया गया है। मतलब यहाँ पर जो बिकवाली है, जो सेलिंग है, सेलर्स है, वो हावी है, इसलिए इस कैंडल को इतने नीचे क्लोज कर दिया गया है। तो ये कैंडल बेयरिश सेंटिमेंट दिखाती है। इसी तरह से ये कैंडल आपको बुलिश दिखाती है, क्योंकि इसको 50% के ऊपर क्लोज कर दिया गया है। तो ये 3 प्रकार की कैंडल होती है मेनली मार्केट में, और इनके टाइप से ही अलग प्रकार की कैंडल बनती है मार्केट में, जो कि अलग अलग नाम से बताई जाती है। तो बेसिकली आपको ये 3 कैंडल ही डिटेल्स में स्टडी करनी है, जिससे आपको हर प्रकार की कैंडल का पता चल जाएगा कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक का बहुत मेन रोल होता है। तो आपको कैंडल स्टिक ठीक से पहचाननी आनी चाहिए, जो कि हमारे सेकंड कोर्स में हम कैंडल स्टिक के बारे में, और ये जो भी हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, मतलब इसका हम वेरी डीपली, मतलब अभी आपको जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा जब आपको नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद आपको कोर्स समझने में ज़रा सी आसानी होगी। अगर इसी पॉइंट पर आपको अगर वो बता दिया जाएगा विदाउट मार्केट एक्सपीरियंस, तो आपको समझने में कठिन हो जाएगी। इसीलिए आपको पहले बेसिक्स और उसके बाद ही एडवांस पर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेनली 3 टाइप की कैंडल हो गई, हाई और ये लो, 2 सिरे मार्क कर इसके बीच से अगर 50% के नीचे है तो ये बेयरिश, और 50% के ऊपर है तो ये बुलिश कैंडल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये टेक्निकल्स का पार्ट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने अभी डिमांड और सप्लाई में देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली सप्लाई जोन होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये सप्लाई जोन है, और ये जो सपोर्ट है
ये डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड आ रही है इसलिए यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है। देखो 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई है और यहाँ से प्राइस 2 बार तीसरी बार यहाँ से ब्रेकआउट कर चुकी है। तो ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई जोन का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट्स मतलब डिमांड लेवल सपोर्ट पर यहाँ पर मार्केट आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहचानने की सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि मार्केट अगर मल्टीपल टाइम्स मिनिमम 3 टाइम्स अगर किसी पॉइंट से मिनिमम 3 पॉइंट्स अगर किसी पॉइंट से मार्केट ऐसे टर्न हो रही है, ये सॉरी 1 मिनट, अभी पकड़ लेते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट 1 बार 2 बार और ये 3 बार टर्न हो चुकी है इस पॉइंट से। तो इस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इसलिए प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है ऊपर की तरफ। तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्राइस ये ऊपर का ये यहाँ से प्राइस 2 बार मतलब मिनिमम 3 बार कंसीडर करना चाहिए कि 3 बार अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रही है तो उसको हम ऊपर से नीचे प्राइस आ रही है उसी पॉइंट से, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ब्रेक तभी होता है जब आपको बताया डिमांड सप्लाई में कि ये डिमांड जोन है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर प्राइस बार बार जा रही है। अगर किसी पॉइंट पर मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब बार बार प्राइस अगर इस पॉइंट पर आ रही है, बार बार 3 से ज़्यादा बार, मेनली 3 से ज़्यादा बार अगर यहाँ पर आ रही है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये वीक हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। 3 बार मिनिमम अगर प्राइस रिवर्स करती है तो वो सपोर्ट ब्रेक मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा कि बार बार इसी प्राइस पर इसी लेवल पर मार्केट बार बार क्यों आ रहा है। मतलब मार्केट को ये लेवल तोड़नी है, मतलब सेलर जो है एक्टिव है तो उनको इस लेवल को तोड़ना है और जितनी बार वो ट्राई करेंगे किसी ना किसी बार वो इस लेवल को तोड़ ही देंगे। इसीलिए अगर 3 से ज़्यादा बार अगर प्राइस किसी पॉइंट पर टच कर रही है तो वो प्राइस ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लेवल टूट जाएंगी। उसी तरह से रेजिस्टेंस पर अगर बार अगर प्राइस रेजिस्टेंस को टच कर रही है, ये रेजिस्टेंस है, बार अगर इस लेवल को अगर प्राइस तोड़ने का देख रही है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस पॉइंट को एक बार में वो तोड़ ही दे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, जो कि रेजिस्टेंस जो है वो सप्लाई जोन होता है और डिमांड जोन सपोर्ट होता है और प्राइस हमेशा इसके बीच में ही चलती है। और जहाँ से भी अगर सप्लाई जोन पर अगर डिमांड आए तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर डिमांड जोन पर अगर सप्लाई आ जाए तो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट के फेजेस के बारे में। मार्केट के फेज मेनली तो 4 है लेकिन 3 टाइप के होते हैं। मतलब मार्केट 3 ही डायरेक्शन में काम करता है। एक तो मार्केट ऊपर अप ट्रेंड ऊपर जाएगा, या डाउन ट्रेंड नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज जाएगा। 3 ही ट्रेंड मार्केट के होते हैं और हर ट्रेंड के बाद साइडवेज या करेक्शन, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। साइडवेज जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है और ये फिर से साइडवेज है। तो मार्केट में 3 ही टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक तो मार्केट सीधा
अप ट्रेंड में चलेगा या डाउन ट्रेंड में चलेगा या फिर मार्केट साइडवेज में चलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेक्शन के बारे में है, प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज। तो टाइम वाइज जिसको हम साइडवेज कहते हैं उसे करेक्शन ही कहते हैं मेनली। जो दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, उसके बाद जो मार्केट जो मतलब रुकता है या रेस्ट करता है उसको करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रेंड के बाद। ये अप ट्रेंड कोरोना का चार्ट है, इसमें पहले अप ट्रेंड आया था, कोरोना के पहले मार्केट ऐसे ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो ये जो गिरा इसको हम करेक्शन बोलते हैं। तो करेक्शन जो है वो टाइम वाइज आया था, मतलब कम टाइम में इतना ज़्यादा गिरा था, इसलिए उसको टाइम वाइज बोलते हैं। और उसके बाद ये जो समय है इस चार्ट में, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर मार्केट गिरा नहीं, जो जबकि 1 साल के लिए मतलब कम से कम मार्केट साइड में चला गया। तो ये टाइम वाइज मतलब यहाँ पर मार्केट ने टाइम यूज किया है करेक्शन के लिए, इसीलिए इसको टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर, तो इसी तरह से ये ऊपर गया नीचे आया, इसको प्राइस वाइज मतलब इसमें इसने कम समय में ज़्यादा प्राइस को यूज किया है, मतलब प्राइस को घटाकर प्राइस को यूज करके इसने करेक्शन दिया है। मतलब टाइम यहाँ पर टाइम कम कम यूज किया गया है और प्राइस ज़्यादा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा गिर गया है, इसलिए इसको प्राइस वाइज करेक्शन बोलते हैं और इसको टाइम वाइज बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन। तो ये करेक्शन के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल्स में मार्केट के पैटर्न्स के बारे में, कि मार्केट में पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट में पैटर्न्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब पैटर्न्स जो है वो मार्केट में मेनली 3 ही टाइप्स के ज़्यादातर डेली इसमें दिखाई देते हैं। मतलब ज़्यादातर यूजेबल 3 ही पैटर्न्स हैं जो कि ज़्यादा बनते हैं और जिनका ज़्यादा काम होता है। तो उसमें से एक है हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब नीचे की साइड अगर बन रहा है तो रिवर्स, और ऊपर की साइड बन रहा है तो हेड एंड शोल्डर। हर पैटर्न का एक रिवर्स और एक सीधा पैटर्न बनता है। मतलब ये जो है ये डबल टॉप और ये डबल बॉटम, ये इसका अपोजिट हो गया। तो इसी टाइप से बनते हैं। मेनली 3 से 4 ही पैटर्न मेनली ज़्यादातर काम आते हैं, जिनमें हेड एंड शोल्डर है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम, और उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न, और बियरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग। उसमें भी 2 अपोजिट आते हैं, बियरिश डाउन मार्केट में और बुलिश फ्लैग अप मार्केट में आता है। तो पैटर्न्स बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में डीपली अगर बात करें तो पैटर्न्स बहुत ही प्रकार के होते हैं, उसके लिए बहुत समय लगेगा। वो हम बाकी के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में डिस्कस करेंगे डीपली। ओके, तो उसके बाद आता है टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स आते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कुछ 4 या 5 प्रकार के हैं, जिनमें से 4 प्रकार यहाँ पर बता रहा हूँ। ट्रेंड इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर का काम क्या है, आपको प्राइस के पहले इंडिकेट करना कि प्राइस किधर जाना चाहती है। मतलब वैसे तो 2 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग होता है, ये लीडिंग होता है, और एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो लीडिंग जो होता है वो मार्केट के मूवमेंट के पहले ही आपको सब कुछ बता देता है, लीडिंग इंडिकेटर। और लैगिंग जो होता है वो मार्केट के मूवमेंट करने के बाद आपको बताता है, मतलब वो कुछ सेकंड्स का उसमें डिले होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज जो है वो लैगिंग है, वो मार्केट का मूव होने के बाद आपको मार्केट मतलब वो उसका काम करता है वो।
मूविंग एवरेज का काम। और RSI जो है वो आपको मार्केट के मूवमेंट के पहले ही आपको बता देता है। तो एक्चुअली 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए गए। ट्रेंड इंडिकेटर जो कि ट्रेंड बताता है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट किधर जाने वाली है, ये सब ट्रेंड इंडिकेटर में आता है। ट्रेंड इंडिकेटर में आपको सुपर ट्रेंड हो गया और आपका मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड इंडिकेटर में आते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर उसके बाद सेकंड वाला। मोमेंटम में आपको मार्केट की जो स्पीड है वो बताई जाती है, मतलब एक्सीलरेशन जो है मार्केट का वो आपको मूवमेंट इंडिकेटर में बताया जाता है, जिसमें RSI और CCI या बॉलिंगर अपना MACD वगैरह मोमेंटम में आता है। उसके बाद वॉलेटिलिटी में आता है आपकी मार्केट में, मतलब उसको हम गर्दी बोलेंगे। मार्केट में जो उछल कूद है, मतलब मार्केट में जो गड़बड़ है वो कितनी है, मतलब मार्केट में लेन देन मतलब ज़्यादा, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे, मार्केट में जो खरीदी बिक्री है, मतलब जो लेन देन का काम है वो कितने हाईली इस पर चल रहा है, मतलब डिमांड और सप्लाई का जो पार्ट है, तो वो डिमांड और सप्लाई कितनी तेज़ी से हो रही है, मतलब अगर क्विकली हो रही है, अगर डिमांड यहाँ से क्विकली डिमांड आ रही है, यहाँ पर आने के बाद क्विकली, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से क्विकली सप्लाई आ रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी डिमांड और जल्दी जल्दी सप्लाई आ रही है, तो उसको हम वोलेटिलिटी कहते हैं। मतलब मार्केट कभी कभी 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कभी 400 पॉइंट नीचे, कभी 400 पॉइंट ऊपर। एक्चुअली मार्केट छोटी रेंज में काम करता है, लेकिन कभी कभी मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे रहा है, तो उसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। और वोलेटिलिटी का भी इंडिकेटर्स होता है, जो कि पोजीशंस और ओपन इंटरेस्ट और मार्केट को ट्रैक कर कर बनाया जाता है। तो उसके बाद आता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर में मार्केट में कितनी वॉल्यूम है, मतलब कितनी एक्टिविटी चल रही है मार्केट में, मतलब कि कितने ट्रेड्स ओपन है, या कितनी बाइंग आ रही है या कितनी सेलिंग आ रही है, उसका हिसाब किताब लगाकर वॉल्यूम बनाई जाती है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स में वॉल्यूम EMA और ढेर सारे वॉल्यूम के इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर्स में आते हैं। उसके बाद है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग एक्चुअली होता है उधारी का ही बोल सकते हैं इसको। इसमें आपको उधारी दी जाती है, जो कि मतलब अगर आपके पास 10x उधारी 10x लोन, मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपको 10x मतलब 1000 रुपये तक आपको खरीदी करने को अलाउ कर दिया जाता है। कोई ब्रोकर के हिसाब से होता है, कोई ब्रोकर 3x, कोई 4x, कोई 4x और कोई 2x वगैरह मार्जिन देता है। तो वो ब्रोकर के हिसाब से होता है। मतलब सिंपली अगर बताऊँ तो ये मतलब आपको लोन ही दिया जाता है, कितने गुना दिया जाता है उसको 3x 2x 1x में बताया जाता है। और इस पर भी आपको टैक्स और चार्जेस लगते हैं, जो कि डे के हिसाब से होते हैं, उसको हम लेवरेज ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शंस के ग्रीक्स। आप ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे, लेकिन आपको ऑप्शंस के ग्रीक्स पता नहीं होंगे, शायद से किसी को पता भी होंगे। तो ऑप्शन के ग्रीक्स बहुत लोगों को पता नहीं है, जो कि डेल्टा, गैमा और थीटा, मेनली 3 ही ऑप्शन के ग्रीक्स काम आते हैं। वेगा का तो उतना कुछ काम नहीं होता है, इवेंट्स वगैरह इसके दौरान ही। ठीक है, तो डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा मतलब होता है कि जिस भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं उसके 100 पॉइंट के मूवमेंट पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो डेल्टा बताता है। मतलब अगर डेल्टा यहाँ पर दिया गया है 1.78, ठीक है, तो ये 100 पॉइंट अगर मान लो बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड लिया है, ऑन द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा अलग अलग होता है। तो डेल्टा बेसिकली होता है कि यहाँ पर 1.78 है, तो 100% अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा 100%,
सॉरी 100 पॉइंट्स, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट पर बैंक निफ्टी के आपको ऑप्शंस में कितना प्रॉफिट होगा वो बताएगा डेल्टा 1.78, मतलब 1 रुपया और 78 पैसे, मतलब 1.78 रुपीज़ आपको 100 रुपये के मूवमेंट पर आपके प्रीमियम जो भी प्रीमियम आपने बाय किया है, ऑप्शन बाय किया है, उस वो बढ़ेगा एक सॉरी 1 मिनट, एक रुपये के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी आपका 1 रुपये से बढ़ता है, सॉरी कंफ्यूज मत होइएगा, तो 1 रुपये से अगर आपका बैंक निफ्टी बढ़ता है तो आपको यहाँ पर 1.78 मतलब 1 रुपया 78 पैसे आपको आपके ऑप्शन में कम या ज़्यादा होते हुए दिखेंगे। ये डेल्टा के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है ग्यामा। ग्यामा का होता है हर एक पॉइंट पर डेल्टा कितना बढ़ेगा, मतलब ये यहाँ पर -47 पैसे बता रहा है, तो -47 पैसे, तो -47 पैसे आपका डेल्टा बढ़ेगा हर 100 पॉइंट पर। इंडेक्स के 100 पॉइंट मूवमेंट होने पर, मतलब बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट मूवमेंट होने पर आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा वो बताएगा ग्यामा। तो यहाँ पर दिया है एग्जांपल के लिए 47 पैसा, मतलब 47 पैसे जो है वो बढ़ेंगे डेल्टा, उससे डेल्टा बढ़ेगा मतलब आपका 100 पॉइंट के मूवमेंट पर इंडेक्स के, ठीक है। तो उसके बाद थीटा का जान लेते हैं। थीटा होता है एक्चुअली आपका टाइम डिके, मतलब एक दिन का भाड़ा, ठीक है। तो थीटा यानी कि एक दिन का भाड़ा होता है ऑप्शन का, मतलब यहाँ पर 44.98 रुपीज़ जो है वो आपके ऑप्शंस में से एक दिन में घट जाएंगे। मार्केट मूवमेंट होगा या ना होगा, मूवमेंट होगा या नहीं होगा, फिर भी आपके ऑप्शंस उतना कम हो जाएगा रात में से, एक दिन का उसका भाड़ा समझ लीजिए। तो थीटा इसी को कहते हैं। और थीटा जो है एक्सपायरी जैसे जैसे बढ़ती है, एक्सपायरी की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं उसी तरह से थीटा के हिसाब से प्रीमियम डीके होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है रिस्क टू रिवार्ड, जो कि ट्रेडिंग में सबसे मेन बात है। रिस्क टू रिवार्ड मतलब अब समझते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या रखेंगे। रिस्क मतलब अगर आप इतना रिस्क लेते हैं और आप इतना इससे 2 गुना अगर आप रिवार्ड लेते हैं, मतलब प्रॉफिट आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये आपका लॉस हो गया, तो ये 1:2 हो गया, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड को हम 1:1, 1:2, 1:3 में जानते हैं, बोलते हैं। जैसे कि आप अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं और 200 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 100 रुपये के स्टॉप लॉस पर, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 हो गया, ठीक है। 100 रुपये का रिस्क और 200 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 1:2। और 100 रुपये का रिस्क और उस पर अगर आपको 100 रुपये के रिस्क पर अगर आपको 100 रुपये ही कमाना है तो उसको हम 1:1 बोलते हैं, ठीक है। ये रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेशन करने का फार्मूला है, जो कि इजी फार्मूला है। तो आपको बेसिकली कुछ भी नहीं, जहाँ से आप बाय करते हैं वहाँ से आप स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं और टारगेट कितना रखते हैं, उसको रिस्क टू रिवार्ड बोलते हैं। और रिस्क टू रिवार्ड रखने की टेक्निक्स है, अगर मार्केट में आपको लगता है कि मूवमेंट ज़्यादा आने वाला है तो आप रिवार्ड बढ़ा सकते हैं और रिस्क उसके हिसाब से रख सकते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको रिवार्ड कम रखना पड़ता है, 1:1, 1:2 में ही आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट ख़त्म होने वाला है ऐसा आपको लगता है, तब आप रिस्क टू रिवार्ड कम भी रख सकते हैं। तो हमेशा के लिए अगर आपको डेली में अगर रिस्क टू रिवार्ड रखने का अगर सोचते हैं तो 1:2 या 1:3 मिनिमम इतना तो भी आपको रखना चाहिए।
क्योंकि 1:1 में आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे और 1:2 में आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और जितना बड़ा आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे उसका आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब आप प्रॉफिट करने के चांसेस, मतलब अगर आपके 5 ट्रेड भी अगर गलत गए और 1 ट्रेड भी सही गया और आप रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ कर रहे हो 1:5 का 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ कर रहे हो और आपके 5 ट्रेड अगर फेल गए, 4 ट्रेड अगर फेल गए और 1 ट्रेड भी आपका सही गया तो आपको 5 रुपये आएंगे और आपके 4 ट्रेड में 4 रुपये जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको 1 रुपया बचने ही वाला है। तो इसी तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज़, जिसको हम कितने प्रकार के ट्रेडिंग टाइप्स है, मतलब कितने प्रकार की ट्रेडिंग हम कर सकते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो पहला स्कैल्पिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट तक हम जब ट्रेड में रुकते हैं उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। जो कि क्विक मूवमेंट पकड़ने के लिए 1 मिनट या उससे भी कम टाइम फ्रेम की कैंडल में हम मूवमेंट को पकड़ते हैं और उसके बाद प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, एग्जिट करते हैं। उसको हम स्विंग बोलते हैं। तो स्विंग सबसे छोटी ट्रेडिंग बोल सकते हैं आप, टाइप की ट्रेडिंग है। इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। उसके बाद आता है स्विंग यानी कि स्विंग मतलब मिनिमम 1 वीक टू 2 मंथ्स या 3 मंथ्स जब हम किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर इक्विटी में ही की जाती है, ऑप्शंस में तो नहीं की जाती क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम डीके होता है। और उसके बाद आता है ओवरनाइट ट्रेडिंग, जो कि हम BTST बोलते हैं, बाय टुडे और सेल टुमारो, और सेल टुडे बाय टुमारो, STBT। तो BTST मतलब ओवरनाइट ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब आप सुबह को खरीद रहे हैं और 9, 9:15 को और 9:15, 9:30 को और बेच रहे हैं मार्केट के बंद होने तक, मतलब 3:15, 3:30 तक बेच रहे हैं, तो उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब दिन के दिन में ही सौदा खरीद कर बेच देना, उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड बाय एंड होल्ड, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब आप खरीद रहे हैं 1 साल 2 साल, मिनिमम 1 साल से ऊपर अगर रख रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट में पकड़ा जाता है। और उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग में आप पोजीशंस को कुछ महीनों के लिए रख रहे हैं, मतलब 6 महीने 5 महीने, मतलब अंडर 1 ईयर, 1 साल से नीचे और 1 महीने से ऊपर अगर आप रख रहे हैं तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो मैनिपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैनिपुलेशंस मार्केट में, जो कि एक अलग ही टॉपिक है। मैनिपुलेशन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी बड़े जो प्लेयर होते हैं मार्केट में, जो कि 2 लाख करोड़ के ट्रेड्स लेते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं या बैंक्स हो गए या स्मार्ट मनी हो गए, ये जो लोग होते हैं, ये इनके पास शेयर्स में डिलीवरी लेकर रखी होती है। मतलब रिलायंस, HDFC और ICICI बैंक, ऐसे बड़े बड़े शेयर्स में इनकी हिस्सेदारी होती है। तो इनका मैनिपुलेशन मार्केट में कुछ इस तरह से काम करता है। अगर समझ लो किसी दिन अगर इनको ऑप्शंस में अगर लॉस हो रहा होगा, मतलब अगर इन्होंने कुछ ऑप्शंस सेल करके रखे या बाय करके रखे और इनके हिसाब से अगर मार्केट नहीं चल रहा है, मतलब इन्होंने अगर एग्जांपल के लिए पुट बाय करके रखा है और अगर इन मार्केट अगर ऊपर ही जा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स है इसमें इनकी ही हिस्सेदारी होती है, तो ये बेचकर मार्केट को नीचे लाते हैं। मतलब उसको हम मैनिपुलेशन ही बोलते हैं। तो मतलब समझ लो निफ्टी में इन्होंने पुट्स बाय करके रखे, मतलब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है, और मार्केट जा रहा है ऊपर किसी और कारण की वजह से। तो ये लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है मेनली रिलायंस वगैरह, तो उसमें ये बिकवाली कर देंगे, उनकी जो हिस्सेदारी होंगी, इन्वेस्टमेंट होंगी, वो बेच देंगे और मार्केट को नीचे लाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 तो मार्केट को वो गिराएगा ही। तो उस हिसाब से वो मार्केट को गिराकर उनके पुट्स के भाव बढ़ाकर प्रॉफिट बुक कर फिर मार्केट को ऊपर खुद ही ले जाएंगे। मतलब वही शेयर्स वो बुक करेंगे ऊपर के रेट पर, सेल करेंगे शेयर्स को, और उसकी वजह से मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने पर वो उनके पुट्स में भी प्रॉफिट बुक करेंगे जो उन्होंने पुट्स लेकर रखे होंगे, और उसके बाद वो फिर से शेयर्स को बेचने के बाद खरीदेंगे और फिर कॉल की पोजीशन में
इंटर करेंगे और शेयर्स खरीदने के वजह से जो बाइंग आएंगी मार्केट में, उसकी वजह से जो मार्केट ऊपर जाएगा तो इनके शेयर्स में भी इनको प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन जो बाय करके रखे या पुट्स जो सेल करके रखे उसमें भी इनको प्रॉफिट होगा। तो मैनिपुलेशन मार्केट में कुछ इस तरह से चलता है। और मैनिपुलेशन में मीडिया भी मैनिपुलेशन में आती है, मैनिपुलेट करती है। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो बड़े पोजीशंस में काम करते हैं वो भी मैनिपुलेट करते हैं, किसी स्टॉक की आइडिया देते हैं लोगों को बाय करने के लिए, और स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, आप इस रेट पर भी उसको ख़रीद लेते हैं शेयर्स को, और फिर इस शेयर्स को नीचे लाते हैं। मतलब इनका इस तरह से समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इनको ये लोगों को बकरा बनाने के लिए मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं। मतलब लोगों को पैसा लगाने को उनके हिसाब से पैसा लगाने को बोलते हैं, और उसके बाद वो खुद उसमें से निकल कर चले जाते हैं, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत चलता है। उसके बाद एवरेजिंग मतलब समझ लो, एवरेज मतलब किसी भी पॉइंट का लमसम सेंटर पॉइंट समझ लो, इसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, ये A to B मतलब ये A ये B है, सॉरी ये B है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो एवरेज होगा। तो एवरेजिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग स्टॉक्स अगर नीचे जाता है, अगर मान लो कोई अच्छा स्टॉक से रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, वो अगर नीचे जाता है इन्वेस्टिंग में सिर्फ अगर नीचे जाता है तो उसमें हम एवरेजिंग कर सकते हैं। मतलब 100 का एग्जांपल के लिए अगर 2500 का रिलायंस आपने ले रखा है और रिलायंस मान लो 2100 आ गया या 2000 आ गया, तो आप उसमें और क्वांटिटी ऐड कर कर आपकी एवरेज प्राइस उसके हिसाब से आ जाएंगी। एवरेज इस तरह से निकलता है, मतलब अगर ये 10 रुपये की चीज़ आपने ख़रीदी है और उसको वो गई 20 रुपये की हो गई, उसके बाद आपको उसको बाय कर रहे हो तो उसकी आपकी बाइंग वैल्यू उसकी सेंटर आ जाएंगी। मतलब 10 और 20 का सेंटर क्या होगा, 10 और 20 का सेंटर होगा 15, तो आपकी एवरेज आ जाएंगी 15। उसी तरह से अगर किसी चीज़ को आपने 20 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, 20 रुपये में ख़रीदा है और वो 10 की हो गई, आप 10 पर उसको फिर ख़रीद रहे हैं तो उसकी एवरेज आ जाएंगी 15। मतलब सेंटर बाई जो आपने पहले बाय किया है और उसके बाद उसी चीज़ को अगर आप दूसरी बार बाय कर रहे हैं तो किस पॉइंट पर आप बाय कर रहे हैं, उस पहले पॉइंट से और जिस पॉइंट पर आप फिर से उसे बाय कर रहे हैं उसके बीच में का जो पॉइंट होगा उसको एवरेज बोलते हैं। तो एवरेजिंग आपको समझ में आ गई होंगी कि एवरेज किसको बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में एवरेज आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में वगैरह एवरेज नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो पोजीशन जब मतलब ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है तभी एवरेज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपये का ऑप्शन आपने ख़रीदा और वो 50 का हो गया और आप उसको और ऐड लॉट कर रहे हैं उसमें, तो वो आपका पैसा डूबेगा उसमें। तो एवरेजिंग तभी करनी चाहिए जब आपने 100 रुपये का ऑप्शन ख़रीदा है और 150 गया है और आपको लगता है और 300 जाएगा, तब आप 150 पर आप एवरेज कर सकते हैं। फिर 100 पर आपने पहले ख़रीदा था, उसके बाद आप 150 पर और लॉट डाल रहे हैं तो आपकी एवरेज प्राइस 100 और 150 के बीच की मतलब 125 आ जाएंगी। इस तरह से एवरेजिंग काम करती है मार्केट में। ठीक है, और उसके बाद आती है साइकोलॉजी। मार्केट में सबसे मेन साइकोलॉजी है। आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपकी साइकोलॉजी ही आपको काम आएगी। आप कितना भी ज्ञानी बन जाओ मार्केट में, कितना भी टेक्निकल सीख जाओ, आपको जब ऑर्डर पंच करना होता है मार्केट में तभी आप, अगर आप टाइम पर बाय करोगे, टाइम पर बेचोगे और पेशेंस रखोगे, मतलब कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना है, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप ट्रेडिंग में टिक पाते हैं। नहीं तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो या गड़बड़ में खरीदते गड़बड़ में बेचते, उससे आपको लॉस होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी सबसे मेन होती है मार्केट में। साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक्साइटमेंट हो गई। एक्साइटमेंट में मतलब अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और हम खरीद रहे हैं कि बोल रहे हैं कि और बढ़ेगा, ये एक्साइटमेंट हो गई। ग्रीड हो गई, एक्साइटमेंट हो गई। मतलब आपको बिल्कुल मतलब आपको अंधाधुंध लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप एक्साइटेड हो रहे हैं कि प्रॉफिट आपको और होगा, या मान लो आप प्रॉफिट में हैं और आपको लगता है कि और प्रॉफिट होगा, आप एक्साइटेड हो प्रॉफिट के लिए।
ये चीज़ मार्केट में कभी भी काम नहीं आती है आपको, ये इसकी वजह से लॉस तो होने ही वाला है। उसके बाद इम्पेशेंस, पेशेंस होना ज़रूरी है मार्केट में। आप ट्रेड लेते हो, आपका आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में से कोई भी एक हिट कर दे, हिट होने तक आपको पेशेंस रखना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड डाल दिया और उसके बाद मार्केट में आपको एक्साइटमेंट होने लगी और आप पेशेंस नहीं रख रहे। आपने मान लो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया ऑप्शंस पर, और आपका स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट जा रहा है और आप डर रहे, तो वो आपका इम्पेशेंस दिखाता है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको ये मानना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट है, इसमें से कोई भी एक चीज़ तो होने ही वाली है। हम इसमें से कोई भी एक तरफ मार्केट जाएगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। हाँ, फर्स्ट टारगेट पर आप निकल गए तो वो चलेगा, लेकिन आप फर्स्ट टारगेट तक भी नहीं रुकते हैं तो आप बहुत ही इम्पेशेंस आदमी हो, ऐसे समझ लो। उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब आप मार्केट में कुछ खरीद रहे हो और उस इस हिसाब से खरीद रहे हो कि विदाउट एनी नॉलेज, एंड ऐसे ही आपका खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर, मतलब आप बाय करते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा मार्केट। समझ लो आप बाय कर रहे हैं और मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो उस टाइम पर आपने एक टाइम पर ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे भी तो आ सकता है। हम ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं हो सकते। मतलब आपको लग रहा है कि हम यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एक आध पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पर यूजुअली 10 लॉट ऐड करते हो, आप वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंटली 20 लॉट कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मार्केट में कभी कभी जब बड़ा मूवमेंट आता है तभी हम यूजुअली ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब बड़ा मूवमेंट आता है तो हम कम लॉट में भी बैठेंगे तो भी हमको अच्छा सा प्रॉफिट होगा। लॉट्स आपको तभी डालने चाहिए ज़्यादा जब मार्केट में मूवमेंट कम है, तब आपको लॉट डालने चाहिए। जब वोलेटिलिटी कम है, लिक्विडिटी कम है, तब आपको लॉट ज़्यादा डालने चाहिए। मतलब रेंज बाउंड मार्केट में आपको लॉट्स ज़्यादा डालने चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। ये जब मार्केट इस पॉइंट में मूवमेंट कर रहा है, आपको पता है मार्केट यहाँ से पलट रहा है, यहाँ से पलट रहा है, यहाँ से, तो आप इतने मूवमेंट के लिए 1000 लॉट डाल दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट इस तरह से भाग रहा है, एकदम से ऐसा भाग रहा है, तो आप भागते हुए मार्केट में ज़्यादा लॉट मत डालिए। इसमें कम लॉट भी डालेंगे तो आपको बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है, इसलिए प्रॉफिट आपको उसी के हिसाब से होगा। ये आपको चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये रिग्रेट है, आपको लॉस हो गया या कम प्रॉफिट ले लिया या किसी भी मतलब बाय नहीं किया, ये रिग्रेट भी आपको गलत चीज़ें करवाता है मार्केट में। मतलब आपने बाय नहीं किया तो आप कभी भी बाय कर लेंगे, अभी ले लेता हूँ, लास्ट टाइम यहाँ पर ही पछताया था। तो इस तरह की बातें आपको रिग्रेट कराती है मार्केट में। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। अगर ट्रेड छूटती है, सब आपके हाथ से निकल जाता है मार्केट, तो जाने दो। मार्केट कल भी है, आज भी है, आपको बाद में भी एंट्री मिल जाएंगी। रिग्रेट, ये जो पॉइंट्स है, ये कभी भी आपको मार्केट में नहीं यूज़ करने चाहिए। ये पूरा दिमाग से निकाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होप है। होप मतलब आपको आशा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा और आपने खरीद रखा है तो ऊपर जाने वाला ही है, जाना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें मार्केट में काम नहीं करती है कि आपने खरीदा, लोगों ने भी खरीदना चाहिए तभी मार्केट ऊपर जाएगा। सब खरीदेंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। आपके अकेले के खरीदने से तो ऊपर नहीं जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको कुल मिलाकर आपको लोगों से, मतलब लोग क्या करना चाहते हैं वो कैंडल्स में आपको बताया जाता है कि कैंडल्स बोलती है कि लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको मार्केट को देखना पड़ता है। और होप्स वगैरह जो है वो मार्केट में काम नहीं करती है। आपको जो दिखता है उस पर ट्रेड करना पड़ता है। तो ये हमने पॉइंट्स कुछ लाइटली कवर किया इस कोर्स में। ये मैंने डीपली इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बहुत से लोग बेसिक से उनको मार्केट की मतलब ओवरऑल लुक, मैंने ये कोर्स की प्राइस भी बहुत कम रखी है। मैंने 999 ही रखी है, 1000 रुपये की ही वैल्यू रखी है। तो ये बेसिक्स के बारे में ही बताया है और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि बाकी की चीज़ें आपको ढूंढ कर देखनी पड़ती है। इसमें मैंने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं मार्केट के। ये कोर्स 1 है, तो इसके बाद सेकंड कोर्स और उसके बाद थर्ड कोर्स प्रो लोगों के लिए आने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।